नमस्कार। आज हम मणिपुर के एक विधानसभा क्षेत्र केसामथोंग की राजनीतिक जमीन का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। यहाँ हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस सिस्टम और उन आंकड़ों पर होगा जो हमें ये बताते हैं कि जमीन पर राजनीति असल में काम कैसे करती है। 0.29%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयान करता है। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका वोट शेयर एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में लगभग जीरो हो जाए जहां कभी उसका दबदबा हुआ करता था। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे, और यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। इस नंबर को, इस आंकड़े को समझने के लिए हमें पहले इस जगह को समझना होगा। केसामथोंग, यहाँ रहने वाले लोग, उनकी उम्मीदें और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां क्या हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चुनावी नतीजे की जड़ें हमेशा उस इलाके की मिट्टी और वहां के लोगों से ही जुड़ी होती हैं। तो आज हम इस सफर पर कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम 0.29% के सवाल को समझेंगे, फिर जमीनी हकीकत पर जाएंगे जिसे हमने कहा है जब बारिश आती है। इसके बाद 27 साल की एक राजनीतिक कहानी देखेंगे और इस गिरावट के कारणों का विश्लेषण करेंगे। फिर हम जनता का भरोसा वापस जीतने का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और अंत में बात करेंगे वोट से शासन तक के असली मकसद की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 0.29% का सवाल। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस चुनावी नतीजे के पीछे कई पड़ते हैं जिन्हें हम एक एक करके आंकड़ों के जरिए खोलेंगे। ये स्लाइड एक बहुत गहरे विरोधाभास को सामने रखती है। एक तरफ लगभग 27,500 वोटरों में से 92% से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं। ये दिखाता है कि समाज कितना जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर महज 0.29%। और ये भी देखिए, जीत का अंतर सिर्फ 187 वोटों का था, यानी मुकाबला बहुत कड़ा था। लेकिन कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं थी ही नहीं। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें केसामथोंग के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतरना होगा। क्योंकि जब बारिश आती है तो राजनीति के बड़े बड़े वादे बह जाते हैं और जमीन की असली हकीकत सामने आ जाती है। हर बारिश के बाद हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारे बच्चों के पास कोई नौकरी नहीं है। हमारी बात सुन कौन रहा है? ये किसी एक वोटर का बयान नहीं है, ये वहां की एक सामूहिक आवाज है। ये उन बुनियादी रोजमर्रा के मुद्दों को दिखाता है जिनका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। तो देखिए, लोगों की असल चिंताएं हैं क्या? सबसे ऊपर पहले नंबर पर अर्बन फ्लडिंग, यानी बारिश होते ही शहर में बाढ़ आ जाना और पानी की निकासी न होना। ये कोई पॉलिसी डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के लिए रोज की एक मुसीबत है, एक आपदा है। इसके बाद आता है बेरोजगारी और महंगाई, जिसका सीधा असर नौजवान वोटरों पर पड़ता है। फिर खराब सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब बड़ी शिकायतें हैं। तो बात साफ है, जब तक इन जमीनी मुद्दों को कोई नहीं सुनेगा तब तक राजनीतिक भरोसा वापस कैसे आएगा? और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना होगा। राजनीतिक बातचीत की शुरुआत हमेशा मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ सुने जाने के मौलिक अधिकार से होनी चाहिए। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं होती, ये उनकी गरिमा पर भी सवाल उठाती है। नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन आवाजों को सुनें और जिम्मेदारी के साथ एक सार्थक संवाद करें। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 2022 का जो नतीजा हमने देखा वो एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी और धीमी गिरावट का आखिरी पड़ाव था। ये एक 27 साल लंबी कहानी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये पार्टी के पूरे सफर को हमारे सामने रखती है। 1995 से शुरू करें, लगभग 39% वोट शेयर, एक बहुत मजबूत दावेदार। फिर आता है 2007 का साल, 50% से ज्यादा वोट लेकर एक बड़ी जीत। ये शिखर था। लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। 2012 में देखिए, वोट शेयर गिरकर 40% से नीचे, 2017 में 30% से भी कम, और फिर 2022 का वो नतीजा 0.29%। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक दशक से ज्यादा समय से धीरे धीरे घटते भरोसे की कहानी है। ये चार्ट इस गिरावट को और भी साफ तौर पर दिखाता है। 2007 का वो सुनहरा दौर जब पार्टी के पास बहुमत का जनादेश था, फिर 2017 की चेतावनी जब समर्थन का एक बड़ा हिस्सा खिसक चुका था, और आखिर में 2022 का पतन। ये किसी एक चुनाव की हार नहीं है, ये एक गहरे प्रणालीगत मुद्दे की तरफ इशारा करता है। तो आइए अब इस पतन के कारणों का ठीक से विश्लेषण करते हैं। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होगा, बल्कि उन प्रणालीगत, संगठनात्मक और रणनीतिक विफलताओं पर होगा जिनकी वजह से पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है।
यहाँ हम समस्याओं को दो हिस्सों में देख सकते हैं, एक पार्टी की अंदरूनी कमजोरियां और दूसरी बाहरी चुनौतियां। अंदरूनी तौर पर देखें तो स्थानीय पार्टी संगठन बहुत कमजोर था। कोई ऐसा स्थानीय नैरेटिव नहीं था जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके। उम्मीदवार की पहचान कम थी और पार्टी में अनुशासन की कमी भी एक पुराना मुद्दा रहा है। बाहर की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती थी धर्मनिरपेक्ष और भाजपा विरोधी वोटों का बढ़ जाना। क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों का उभार हुआ और विरोधियों ने जातीय तनाव का भी फायदा उठाया। और ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि ये वोटों का बंटवारा हुआ कैसे। देखिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते उन्हें सिर्फ 35% वोट मिले और दूसरे नंबर पर जो आरपीआई पार्टी थी उसे 34.27% वोट मिले। अगर गैर भाजपा वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी एक साथ आ जाता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। कांग्रेस का 0.29% वोट इस बिखरे हुए मैदान में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया। अगर हम राजनीतिक ताकत के 4 स्तंभों पर पार्टी का आकलन करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चुनावी अपील यानी जनता का भरोसा बहुत कमजोर था। संगठनात्मक काडर मतलब बूथ स्तर की टीमें लगभग थी ही नहीं। नैरेटिव और मैसेजिंग में कोई दम नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। हाँ, संसाधन और वित्त मध्यम स्तर पे थे, लेकिन उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कमजोर स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो हमने समस्या का विश्लेषण तो कर लिया, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आगे का रास्ता एक बिल्कुल स्पष्ट, एक्शन लेने योग्य और समय पर आधारित रणनीति है जिससे जमीन से दोबारा खड़ा होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक 90 दिन की वापसी की रणनीति है जिसे 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिनों में सारा ध्यान रिसर्च और सही गठबंधन बनाने पर होना चाहिए। अगले 30 दिनों में जमीन पर लोगों को जुटाना और स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करना। फिर अगले चरण में वोटरों के साथ सीधा संपर्क साधना और अपना संदेश पहुंचाना। और आखिरी हफ्ते में अपने हर एक समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का अभियान। याद रखिए, भरोसा बनाना एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। इस मिशन में सफलता के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का बंटवारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। उम्मीदवार को हर लेरक में यानी हर गली में पैदल चलना होगा, गठबंधन के साथियों से खुद मिलना होगा और स्थानीय मुद्दों का चेहरा बनना होगा। वहीं हाई कमांड की भूमिका है सही संसाधन मुहैया कराना, वरिष्ठ नेताओं को भेजकर एकजुटता का संदेश देना और डेटा के आधार पर सही मैसेजिंग में मदद करना। ये एक दो तरफा प्रयास है। और जब हम आज के दौर में अभियान की बात करते हैं तो एक और मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप व्हाट्सएप से संपर्क करें या घर घर जाकर, हर बातचीत में निजता और सहमति के सिद्धांत सबसे ऊपर होने चाहिए। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत भी डेटा लोगों द्वारा दिया गया एक भरोसा है और इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। चलिए अब इस पूरी बातचीत को सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति से ऊपर उठाते हैं और राजनीति के असली मकसद पर लाते हैं। राजनीति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता, बल्कि लोगों को एक असरदार और जन केंद्रित शासन देना होता है। हम इसे कहते हैं गवर्नेंस आरओआई, यानी गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वोटरों के लिए होता है। इसे वादों से नहीं बल्कि ठोस नतीजों से मापा जाता है, जैसे कि साफ हुई नालियां, मिली हुई नई नौकरियां और बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा। जब एक वोटर अपना वोट देता है तो वो एक निवेश करता है और उसे उस निवेश पर रिटर्न की उम्मीद करने का पूरा हक है। तो अंत में हम एक बुनियादी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या कोई राजनीतिक संगठन अपनी हार से सबक लेकर खुद को सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में अपने लोगों की सेवा करने के लिए फिर से खड़ा कर सकता है? कि समानथोंग की कहानी का असली सबक इसी सवाल के जवाब में छिपा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mjr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।